को भूनिए हिर्स व हवस की आग पर, रौगने मोहा परस्ती में उसे हल कीजिए, चंद दाने तो चश्मी के दोस्त में कीजिए। कर्ज कितने की मिले तो एक जरा सा डाल दें, छूट के बारीक कपड़ों में उसे फिर छान लें, डालिए दो चार कतरे बेवफाई के जरूर, शरबते कितना हो कुछ थोड़ा सा हो हुए फतूर। इन सभाओं को लेकर फिर सागरे बहरूप में छोड़ दें कुछ देर गुंगा फरवरी की धूप में, बेईमानी की हवा से कीजिए ठंडा उसे, तंग नजरी की खरल में खूब उसको खींचिए, नाम उसका आप माजूने फवासत दीजिए, कम से कम 10 बार दिन में रोज खाया कीजिए। वैसे ये नायाब नुस्खा है बहुत ही लाजवाब, साथ ही इन चीजों से परहेज लाजिम है जनाब। पास आने दीजिए सच को न हरगिज भूल कर, वरना फिर जाता रहेगा सारे नुस्खे का असर। कर शराफत की तरफ मायल तबीयत हो गई, यूं समझिए सारी मेहनत की अकारत हो गई। जिंदगी में भूल से पूरा न हो अहदे वफा, और ज़ियादतदारी से भी बच के रहना है सदा। चंद हफ्तों तक अगर इस पर अमल कर लीजिए, नेता बनने की जमानत हमसे आकर कीजिए। सारा घोटाला विश्व बिहार की मौजूदा हालत, करके शायरी, एंटी पावर कॉन्फ्रेंस, एक लीडर के इंटरव्यू, साहब दीवान मुंशी की मशहूर नजमें, शायरी उनके ग्रुप में शामिल थी। मुझे पता है कि उनके वालिद जन्नत नसीब जनाब जहूर हसन और वालिदा बीबी जुबैदा खातून मजमा ने इतना ही नहीं, उनके नाना और मामा की शायरी के रूप से महरूम नहीं थे। मैं उनकी लतीफ नजरों के आमेज अंदाज का जिक्र करना चाहूंगा। बेनाम आदमी जो सरेआम बन गया, बेनाम आदमी जो सरेआम बन गया, सूरज के अंधेरा ही कर गया। इंसान जब दूसरे मकान से गुजर गया, इंसान जब दूसरे मकान से गुजर गया, हैरान हो के वक्त जहाँ था कह गया, और गाफिल को ढूंढिए भी तो पाएंगे अब कहाँ, गाफिल को ढूंढिए भी तो पाएंगे अब कहाँ, दीवाना आदमी का न जाने किधर गया। एक आशिक के हौसला का बयान खूब लाजवाब है। खुशी का मकान ये है कि आज हम लोग यहाँ पे जुबैर हसन गाफिल साहब पे बात करने के लिए जमा। जुबैर हसन गाफिल साहब से मेरी गायबाना जो वाकियत है वो सबसे पहले मैंने अपने वालिद मोहतरम से उनके बारे में सुना कि जुबैर हसन गाफिल साहब जुडिशरी में है, जुडिशियल सर्विसेज में है। वो जमाने तालिब इल्म में मेरे वालिद के क्लासमेट हुआ करते थे, उनके दोस्त हुआ करते थे, और उनके वाकयात, उनके किस्से और कहानी सुनकर हम लोग बड़े हुए। मिलने का इत्तेफाक बहुत बाद में हुआ, लेकिन इससे पहले उनको हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। गालिबन मुश्ताक अहमद नूरी साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे, ज़माना अदब का खसूसी गोशा उन पर किया था। उसके हवाले से हम लोगों ने उनको पढ़ा था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिब इल्मी का जो हमारा जमाना था उसमें हम लोग बैकाजी में पार्टिसिपेट किया करते थे। और वाकया ये है कि हमेशा सेमीफाइनल में विमेंस कॉलेज से हार जाया करते थे। फिर भला ये मौलवी क्यों कर मुदक्कर हो गया, इसी गजल में हंसते खेलते शायद से ये शेर सरदर्द हुआ। इतना हंगामा है क्यों, ये आदमी क्या चीज है, इतना हंगामा है क्यों, ये आदमी क्या चीज है, ये तो ऐसा दौर है अल्लाह बेकर हो गया। अंदाजा ही नहीं हुआ कि शायद खुशगपियां करते हुए शौहर बीवी और शेख और मौलवी पर तंज के तीर चलाते हुए अचानक इतना संजीदा और मतीन लहजा अख्तियार कर लेगा, और आलमी इंसानियत के मुश्किल सवालों से नए उलझावे पैदा होंगे। बड़ा और अच्छा ज़राफ़त निगार इक़बाल के लफ्ज़ों में दर्द व दागो जुस्तजू आरज़ू की बुनियाद पर अपने फन का महल तैयार करता है। हम कलमकार चाहे
जो भी उसलूब अख्तियार करे उसे जमीयत इंसानी के दर्दो सोच तक पहुंचना है। मीर भी वहीं तक पहुंचे और मन तो भी अपने कमाल के दौरान उसी मंजिल की तरफ गार हुई। और वो उन्होंने सिर्फ उसी का नाम लिया और फैज से 90 मिनट की मुलाकात होती थी। और वो देखिए फिलिस्तीन से लोटस नाम की भैजी निकालते थे, उससे वो फैशन की लाली के शफक फूट रही, फैशन की लाली के शफक फूट रही है या रंग की पिचकारी कोई छूट रही। और आखिरी दो शेर हैं कि दांतों की कतारें हैं कि मोती की लड़ी है, दांतों की कतारें हैं कि मोती की लड़ी है, या खीर से चावल के कोई प्याली भरी। और आखिरी है कि जुल्फों में छुपी आज, जुल्फों में छुपी आज जवानात है प्यारे, ये तेरा बदन होली की सौगात है प्यारे। शुक्रिया। तारीखी मौका था कि जब हमारे मरहूम वालिद को इस तरह से याद किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। हालांकि बेहतर होता कि उनकी हयात में ये प्रोग्राम होता, लेकिन जिस तरह से अदब के लिए समाज से इतने लोग आए और एक संजीदा शायरी को, एक संजीदा शायर को जो हाशिए पे थे उसको मंजर आम पे लाने की कोशिश हुई है। मैं बहैसियत औलाद बहुत खुश भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर अदब की सच्ची खिदमत करने वाले शायरों जो कि खामोशी के साथ अदब की खिदमत कर रहे हैं, तो उनको कम से कम इस तरह का मौका मिले। और उर्दू एकेडमी का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा किया। हमारी जो नई नस्ल है उसको जो है पढ़ने की और उनको समझने की ज़रूरत है। और कोशिश ये होगी, हम लोग तमाम लोगों की, असलम हसन हैं, मैं भी कोशिश करूँगी कि उनकी जो है और भी जो ज़राए हैं अदब को फ़रोग़ के और रिसालों के अलावा, सेमिनार्स के अलावा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पे उनकी शायरी को, उनके कलाम को जो है नई नस्ल के सामने लाया जाए, और ताकि जो है नई नस्ल, नए लिखने पढ़ने वाले बच्चे जो है उनसे फैज़ हासिल करें। उन्हीं खिदमात की बुनियाद पर, उनके गुजरने पर मैं चंद शेर का खराज अकीदत पर तौर पर पेश करना चाहूँगा, इजाज़त हो तो। खराज अकीदत बराए जुबैरुल हसन गाफिल मरहूम। शेर है मतलब, अलग सा समझता हूँ इंसान तुझको, ख्यालों की दुनिया का सुल्तान तुझको, गजब शख्सियत का यूं मालिक बनाकर खुदा ने बनाया है मेहमान तुझको। और ये शेर के पढ़ा, जिसने भी अजनबी शहर तेरा, हर एक शख्स देता है सम्मान तुझको, कलम का ए माहिर कहाँ जा बसा है, बुलाता अदब का है मैदान तुझको। कुछ इस तरह तूने बसर जिंदगी की, कुछ इस तरह तूने बसर जिंदगी की, कहे क्यों न दुखियों की मुस्कान तुझको। दिया जिसको दुनिया में तूने सहारा, दुआ दे रहा है वो इंसान तुझको। जुबैरुल हसन मिल चुके, अब तो हक से बुलाते थे अक्सर जो फरमान तुझको। और ख़ास तौर पे उर्दू की जो खिदमत उन्होंने खामोशी से किया, ये बिहार वालों को किसी को पता नहीं था कि गाफिल साहब इतने अच्छे शायर, इतने उर्दू की खिदमत अंदर से कर रहे हैं, जहाँ पर कोई ताम झाम नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई दावा नहीं। इसको ख़ास तौर पे उनके इंतकाल के बाद लोगों ने महसूस किया। और ख़ास तौर पे वो जिस इलाके से आते थे, सीमांचल के इलाके से आते थे, सब जानते हैं कि वह इलाका पसमानदा है, इस माना कर भी कि तालीम की कमी है, और सामाजिक तौर पे भी वो उसको हम कह सकते हैं कि वो इलाका पसमानदा है। इसके बावजूद उन्होंने जब रिटायर किया तो वो पटना में नहीं रहना पसंद किया, बल्कि वो उस इलाके में जाके रहे जहां उन्होंने बड़ी खामोशी से उर्दू की खिदमत की, और बड़ी खामोशी से हम कहते हैं कि दीन की खिदमत की, बड़ी खामोशी से वो समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको निकालने की कोशिश की, और ये करते ही रहे। वो संजीदा शायरी भी की और ज़राफ़त की भी शायरी की। तो तखल्लुस चुनने में उन्होंने एक ऐसा तखल्लुस चुना जो दोनों तरफ वो इस्तेमाल हो सकता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें एक वैराग्य होता है, जिनमें जो दुनिया को में एक फ़कीरी होती है। तो गाफिल वही शख्स रख सकता है जिसके मिजाज में फ़कीरी हो,
जो दुनिया को ऐसे इस अंदाज से देखता हो कि लालच की तरह से न देखता हो, तो उनकी शायरी में भी ये बात हमें समझ में आती है कि वह दुनिया को उस बुनियाद पर पहचानना चाहते हैं जो अमन की बुनियाद हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें रिश्वतखोरी नहीं हो, ईमान की बुनियाद पर दुनिया कायम हो। न्यायपालिका के आदमी थे, जज थे वो, और साथ ही साथ वो शायर भी थे। शायर भी थे, बहुत अच्छे शायर थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने अपने भाषण में कहा था कि वो चाहते तो बहुत अच्छी जगह रह सकते थे, जहाँ वो उनकी पैदाइश हुई वहाँ के गरीबों के साथ जा कर के वो मतलब आराम से रहे, और उन्हीं के बीच उन्होंने उर्दू की मतलब ये की, उसकी सेवा की, उर्दू की। देखिए, उनमें अगर कमी कहते हैं तो उनमें कमी उनका खुलूस था। वो छोटा हो बड़ा हो सबसे इस तरह मिलते थे कि पता ही नहीं चलता था कि उनकी शख्सियत क्या है, और यही वजह है कि अपने लाइफ टाइम में वो जितनी मकबूलियत हासिल कर सकते थे उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल जिसको हिंदी में विनम्र कहा जाता है वो इतने विनम्र थे और पक्के शायर थे, इसलिए सिर्फ शायरी पर उनकी तवज्जो थी। हम जैसे नौजवान लोगों के लिए वो मशले राह थे या मशले राह हैं कि उनको देख के हम लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे अदब में रहा जाए, अदब का काम कैसे किया जाए, अपने बुजुर्गों से कैसे क्या कुछ सीखा जाए, ये उन्होंने अमली तौर पर हम लोगों को सिखाया। वो समाज के तमाम जो छोटे तबके हैं उनकी जाके मदद करना, और ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। मैंने जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सीखा कि कैसे एक शायर जो है अपना पूरा एक वक्त ऐसे जगहों पे देता है जो पिछड़े तबके हैं।